सेम ही स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रही होगी और सेम ही स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रही होगी। देखो भाई, अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाऊं तो इन डॉट्स को मिला के मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, इसलिए हम इसको इक्विटोरियल पोजीशन बोलते हैं। क्या हाल है बालकों के, चलो पढ़ते हैं केमिस्ट्री। तो ठीक है भाई, शांत हो जाओ, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में आपको पता है हम शेप्स की बात करने वाले हैं। फॉर्मूला आपको गिवन है और शेप आपको बतानी है, ठीक है। तो रूल का नाम क्या होने वाला है, VMCA रूल। यहाँ से आप कितनी चीजें निकाल पाओगे, पहला हाइब्रिडाइजेशन, सेकंड हम ज्योमेट्री के बारे में भी कमेंट कर पाएंगे, थर्ड हम शेप के बारे में कमेंट कर पाएंगे और फोर्थ हम बॉन्ड एंगल। तो आप आज इस लेक्चर में चारों चीजों के बारे में, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के जितने भी हमारे फॉर्मूलाज होते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमको गिवन होते हैं, और ये चारों चीजों में से कोई भी चीज पूछी होगी तो आप बहुत ही सेकंड्स में बता पाएंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने VMCA रूल को समझने से। तो यहाँ पे V का मतलब क्या है, M का मतलब क्या है, C का मतलब क्या है और A का मतलब क्या है, यहाँ पे लिखा हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ मीथेन का। अगर मैं मीथेन में आपसे इतनी सी बात पूछता हूँ कि कौन इसमें सेंट्रल एटम है और कौन साइड एटम, तो आप इजीली बता पाओगे सर सेंट्रल एटम हमारा कार्बन है और साइड एटम हमारा हाइड्रोजन है। तो आपको सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन निकालने आने चाहिए भाई। जैसे कि कार्बन के हो जाएंगे 4, तो V की वैल्यू फॉर कार्बन कितनी आ जाएगी, 4। बात समझ में आई। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन हमको किसके देखने हैं, सेंट्रल एटम के। और अब सेंट्रल एटम का काम खत्म हुआ, अब आते हैं साइड एटम पे। अगर साइड एटम मोनोवेलेंट है, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन लगाओ, हाइड्रोजन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड ही दिखाएगा। तो जो सिंगल बॉन्ड के साथ हमारी बॉन्डिंग फॉर्मेशन कर रहे होंगे उनको हम मोनोवेलेंट स्पीशी बोले। अगर मैं इसकी जगह पे CO2 का एग्जांपल लूं, तो CO2 में नंबर ऑफ मोनोवेलेंट स्पीशीज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। बात आई अब समझ में। तो आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी है कि कौन सी स्पीशी मोनोवेलेंट है, कौन सी स्पीशी डाइवेलेंट। जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन क्या थी, डाइवेलेंट, क्योंकि ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से अटैच। बहुत सिंपल सी बात समझ में आई। तो सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन कहीं भी आ जाए तो उसको मोनोवेलेंट स्पीशी में हम काउंट नहीं करेंगे। अगर हाइड्रोजन आ जाए, हेलोजन में फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आ जाए तो उनको हम मोनोवेलेंट स्पीशी में काउंट कर लेंगे। V का मतलब भी समझ में आ गया होगा और M का मतलब भी समझ में आ गया होगा। C का मतलब क्या है, कितना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और A का मतलब है कितना उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसके बाद ये सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज जितना भी होगा, हम अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, टोटल पेयर निकालना चाहते हैं तो हम उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जैसे ही कार्बन पॉजिटिव के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, आप कहोगे कार्बन में होते हैं सर 6 और +1 चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया होगा। तो जितना भी पॉजिटिव चार्ज, तो कैटायनिक चार्ज को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये बात आपको ऑलरेडी पता है। अगर इसके ऊपर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता तो मैं 6 + 1 करता, तो इसलिए हम अनायनिक चार्ज को ऐड कर रहे होंगे। बात समझ में आई। VMCA रूल किस तरीके से अप्लाई करना है, चारों की वैल्यूज हमको समझ में आ चुकी। इसके बाद हमको समझ में आना है कि इलेक्ट्रॉन पेयर से जो आंसर आएगा, 2 भी आ सकता है हमारा आंसर, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। ये आपके अपकमिंग आंसर्स होने वाले हैं। अगर इन अपकमिंग आंसर्स के बाद की मैं बात करूं तो 2 के लिए ज्योमेट्री क्या होगी, 3 के लिए कितनी होगी, 4 के लिए कितनी, 5 के लिए कितनी, 6 के लिए कितनी, तो ये हमको पता होना चाहिए। जैसे 2 के लिए होती है हमारे पास लीनियर। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, समझते हैं क्या होंगे हमारे ज्योमेट्रीज के नाम। 2 के लिए हो जाती है लीनियर, 3 के लिए हो जाती है ट्राइगोनल, प्लेनर। लीनियर ज्योमेट्री आपको समझ में आती है, बहुत इजी। ये मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर 5 की ज्योमेट्री में आपको दिखा, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 की ज्योमेट्री में आपको दिखा। अगर मैं इसमें से 2 बॉन्ड रिलीज करता हूं तो ये जो बच गया है हमारा 3 पंखुड़ी का पंखा है ना, जस्ट लाइक अ फैन। ठीक है, ये एक ही प्लेन में है, एक ही प्लेन में आ रहे हैं, तो 3 पंखुड़ी है इसलिए हम कह रहे हैं ट्राइगोनल, और एक ही प्लेन में आ रहे हैं इसलिए मैं इसको बोल रहा हूं प्लेनार। ट्राइगोनल प्लेनार कोऑर्डिनेशन नंबर 3 की ज्योमेट्री। अगर मेरे को लीनियर ज्योमेट्री आपको समझानी है तो मैं कुछ इस तरीके से बताऊं। देखिए,
लीनियर ज्योमेट्री हमारी, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो ज्योमेट्री आएगी हमारे पास कुछ टेट्राहेड्रल। इस तरीके से देखो ज्योमेट्री दिख गई। अगर मैं इसको घुमा के किसी भी तरफ से रख दूंगा तो ये बिल्कुल सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है हमारे पास। देखिए आप समझ नहीं पाओगे कि मैंने इसको घुमा के रखा, बिल्कुल सिमेट्रिक स्ट्रक्चर हमको मिल जाएगी। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कुछ ऐसी दिख रही होगी। इसके बाद आ जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 5, हम देख भी चुके हैं, TBP। तो ट्रायगोनल, क्योंकि 3 पंखुड़ी का पंखा है और ऊपर भी बन रहा है एक पिरामिड और नीचे भी बन रहा है एक पिरामिड, इसलिए बाय पिरामिडल। बात समझ में आई, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। अगर मैं बॉन्ड एंगल्स की बात करूं तो इस ज्योमेट्री के अंदर एक तो हमारी लीनियर ज्योमेट्री आ रही है और एक ट्राइगोनल प्लेनर वाली ज्योमेट्री आ रही है। ट्राइगोनल प्लेनर में हमारा बॉन्ड एंगल आया था 120 और लीनियर में आया था 180, और इसके अंदर एक और बॉन्ड एंगल बनता हुआ आपको दिख रहा होगा 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल, ठीक है। तो 3 टाइप्स के यहाँ पे बॉन्ड एंगल आ सकते हैं, 180 भी आ सकता है, 90 डिग्री भी आ सकता है और 120 डिग्री भी आ सकता है बिटवीन बॉन्ड एंगल्स, अगर हमसे पूछें। अभी कोई वैल्यूज लिखने की जरूरत नहीं है, आगे जाके हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं जहां पे हम इनको अलग से लिखेंगे। अभी तो बस आपको ज्योमेट्री का नाम समझना है। 2 के लिए क्या हो जाएगा लीनियर, 3 के लिए क्या हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर, 4 के लिए हो जाएगा टेट्राहेड्रल, 5 के लिए हो जाएगा ट्राइगोनल बाय पिरामिडल और 6 के लिए हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। देखो ये भी हमारी बिल्कुल सिमेट्रिक है भाई। एक चीज आपने ध्यान दी थी, जब मैंने आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 5 की TBP मतलब ट्राइगोनल बाय पिरामिडल दिखाई, तो जो ये एक्सियल पोजीशन है हमारी, इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू जो हमारी इक्विटोरियल पोजीशन। इक्विटोरियल हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाऊं तो इन डॉट्स को मिला के मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, इसलिए हम इसको इक्विटोरियल पोजीशन बोलते हैं। बात आई समझ में? बिल्कुल बात आ गई। अगर इसके अंदर बॉन्ड एंगल देखो 120 था, लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं बॉन्ड लेंथ की। इक्विटोरियल वाली बॉन्ड लेंथ कम है एज कंपेयर टू एक्सियल। ऐसा क्यों? ये एक केमिकल बॉन्डिंग का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो समझते हैं। कोई भी बॉन्ड एंगल अगर मेरा 100 डिग्री से कम होगा तो उसकी रिपल्शन हम काउंट करेंगे। अगर हम इनके बीच में बॉन्ड एंगल देखें तो 120 है तो कोई भी रिपल्शन नहीं है, लेकिन एक्सियल वाला बॉन्ड, इक्विटोरियल वाले 3 बॉन्ड्स, इसको रिपल्शन लगाएंगे, जिसकी वजह से इन तीनों की रिपल्शन हमारे टॉप पे लगेगी, तो इसीलिए इसमें रिपल्शन होके ये स्ट्रेच हो गया है। और सेम फॉर दिस, तीनों की रिपल्शन लगेगी इसलिए ये स्ट्रेच हो जाते हैं हमारे 2 बॉन्ड। इसलिए बॉन्ड लेंथ ज्यादा ही, क्योंकि ये दोनों हमारी टोटल 3 रिपल्शन यहां से मिल रही है और 3 रिपल्शन इसको नीचे से मिल रही है, इसलिए ये स्ट्रेच हुआ है ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। बात आई समझ में भाई? बॉन्ड लेंथ का टॉपिक भी हमने यहां से समझा। हम थे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ऐसा कुछ नहीं है सर। फिर यहां पे भी तो 2 इक्विटोरियल पोजीशन है, तो यहां पे भी तो इसको रिपल्शन मिल रही होगी देखने को। बात समझ में आ रही है? ये रिपल्शन इसको लगाएगा, ये रिपल्शन इसको लगाएगा, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे घुमा लू ना तब भी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम आ गया। अगर मैं इसको ऐसे घुमा लूं तब भी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम आ गया। अगर मैं अपनी ऐसे घुमा लूं तब भी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम आ गया। तो यहां पे अगर रिपल्शन लग भी गई तो हर एक बॉन्ड पे इक्वल रिपल्शन लग रही होगी, जिसकी वजह से नेट इनकी बॉन्ड लेंथ इक्वल आ जाएगी। बात आई समझ में? लेकिन हमारे यहां पे सब पे रिपल्शन नहीं लग रही थी, सिर्फ 2 पे ही लग रही थी। ये हमारी रिपल्शन अगर लगाएंगे भी तो एक रिपल्शन ये लगा पाएगा इसे, एक रिपल्शन ये, तो एक रिपल्शन से ये 3 रिपल्शन बहुत ज्यादा पावरफुल, तो इसलिए नेट रिपल्शन इस पे ज्यादा लगी। लेकिन यहां पे सभी इक्वल, सभी पे इक्वल रिपल्शन लगेगी, जिसकी वजह से इनकी बॉन्ड लेंथ सेम आ जाएगी। बात आई समझ में या नहीं? तो यहां पे हमने ज्योमेट्री के नाम तो समझ लिए। इसके बाद एक और चीज समझते हैं, जो हम टोटल पेयर की वैल्यू ये निकाल रहे हैं, 2 आई है, 3 आई है, 4 आई है, 5 आई है, 6 आई है, ये जो वैल्यूज है इसके अंदर हमको टोटल पेयर में 2 चीजें मिलती हैं। फर्स्ट चीज क्या है? बॉन्ड पेयर, और सेकंड क्या है? लोन पेयर। अगर मैं इन दोनों को इन्वॉल्व कर देता हूं तो मेरा नाम बनता है ज्योमेट्री का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बॉन्ड पेयर को भी और लोन पेयर को भी दोनों को इन्वॉल्व कर देता हूं
तो मेरा आंसर आता है ज्योमेट्री का। लेकिन अगर मेरे को शेप का आंसर पूछा है तो सिर्फ मैं बॉन्ड पेयर को ही इन्वॉल्व करूंगा। बात समझ में आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैक्सिमम स्टूडेंट यहां पे कंफ्यूज करते हैं, सर ज्योमेट्री डिफरेंट है, शेप का नाम डिफरेंट है, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ज्योमेट्री तो डिपेंड करती है बॉन्ड पेयर पे भी और लोन पेयर पे भी, लेकिन हमारी शेप सिर्फ बॉन्ड पेयर पे डिपेंड करती है। अगर इस फॉर्मूला में मैं लोन पेयर को 0 रख दूं, इस फॉर्मूला में मैं अगर लोन पेयर को 0 रख दूं, तो मेरी ये तो हो गया 0, तो मेरी ज्योमेट्री भी इक्वल आ जाएगी बॉन्ड पेयर के और शेप भी इक्वल थी बॉन्ड पेयर की, ये तो थी। तो दोनों की दोनों ही हमारी बॉन्ड पेयर पे डिपेंड कर रही है। तो ज्योमेट्री का जो नाम होगा वो ही सेम नाम शेप का हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप CH4 का एग्जाम्पल देख सकते हो। तो देखते हैं भाई अपना फर्स्ट एग्जाम्पल। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने है। V की वैल्यू कार्बन के लिए वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4 होते हैं सर। मोनोवैलेंट स्पीशीज हाइड्रोजन लगा है, कितने लगे हैं? 4 लगे हैं, इसलिए मैंने यहां पे भी 4 लिख दिया। बात आई समझ में? कोई भी चार्ज नहीं है इसके ऊपर, कोई भी चार्ज नहीं है, इसलिए C का आंसर भी 0 और A का आंसर भी 0। अगर मैं V प्लस M, हमारा फॉर्मूला था V प्लस M माइनस C प्लस A डिवाइड 2, यही फॉर्मूला था हमारा, बिल्कुल सही बात है। तो C की वैल्यू भी 0, A की वैल्यू भी 0, तो फॉर्मूला हमारा बच जाता है सिर्फ V प्लस M बाई 2, और V प्लस M बाई 2 मैंने यहां पे अप्लाई कर दिया। दोनों की वैल्यू 4 है, 4 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, आंसर आ जाएगा 4। 4 के लिए मैं सीधी अपना हाइब्रिडाइजेशन कमेंट कर सकता हूं। हमको पहले ज्योमेट्री पता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए सर आपने ज्योमेट्री बताई थी टेट्राहेड्रल, और इसके पास तो लोन पेयर बचा ही नहीं। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की वैल्यू कैसे आएगी? टोटल पेयर मैंने आपको बताया था इक्वल होता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो बॉन्ड पेयर का आंसर आएगा हमारा डायरेक्ट स्ट्रक्चर से। आप यहां पे देख लो, कार्बन ने कितने बॉन्ड, कितने एटम लगे हैं? 4 एटम लगे हैं, तो 4 बॉन्ड पेयर तो होंगे ही होंगे। तो 4 यहां से बॉन्ड पेयर की हमारी वैल्यू आ गई। अगर 4 वैल्यू आ गई है तो ये एक फॉर्मूला था सर, BP प्लस LP। यहां पे इसकी वैल्यू भी 4 है, इसकी वैल्यू भी 4 है, तो लोन पेयर तो 0 ही हुए ना। बात आई समझ में? इस नॉर्मल में हम कर सकते हैं टोटल पेयर माइनस बॉन्ड पेयर, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और मैंने अभी आपको बताया था अगर लोन पेयर 0 आ जाए सेंट्रल एटम पे, तो जो ज्योमेट्री का नाम होगा वही सेम शेप का नाम आ जाएगा। शेप भी हमारी क्या आ जाएगी? टेट्राहेड्रल। बात समझ में आई? अगर मैं इस टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल की बात करता हूं तो ये हमारा एक्सपेरिमेंटल होता है, या तो आप D लगा के माप सकते हो। मैं अगर जो बच्चे मापना चाहते हैं वो बच्चे मापे, बाकी मैं आपको बता रहा हूं 109.5 बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में? 109.5। कई बार आपको ये मिनट्स में भी दिया होता है, तो 109 डिग्री 28 मिनट्स। तो दोनों की बात ही हमको एक समझनी है, इन दोनों के बीच में आप और लगा सकते हो। ये बॉन्ड एंगल भी सही है और ये बॉन्ड एंगल भी सही है। बात आई समझ में? वेरी गुड। इसके बाद ये 3 चीज तो सर समझ में आ गई। अब हाइब्रिडाइजेशन आपने नहीं समझा, तो थोड़ा सा जूम इन करते हैं अपनी सिचुएशन को। देखो S की पावर है 1, P की पावर है 3, दोनों को ऐड कर दूंगा 4 ही तो आई थी टोटल पेयर की वैल्यू। समझ आया? समझ आया मैंने कैसे किया? समझ आ गया? कुछ नहीं करा है मैंने, मैथ्स लगाया, प्लस माइनस किया है, सिंपल सी बात है। ऐसा ही एक और स्ट्रक्चर हम समझने की कोशिश करते हैं, और ऊपर मैंने दिखा भी रखी है आपको टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ये किस तरीके से किस व्यू एंगल में दिख रही है। देखो सेम ही स्ट्रक्चर आपको यहां पे दिख रही होगी और सेम ही स्ट्रक्चर आपको यहां पे दिख रही होगी। देखो भाई दिख रही है सेम, वेरी गुड, बिल्कुल सही बात। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। देखो सी का आंसर निकालना है। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 ही होंगे, 4 ही मैंने लिखे। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट स्पीशीज जब मैंने समझाया था तो मैंने बताया था ऑक्सीजन हमारा डाइवैलेंट होता है, तो मोनोवैलेंट स्पीशीज तो नहीं होता है। तो इस पूरे के अंदर नंबर ऑफ मोनोवैलेंट स्पीशीज कितनी आ गई? 0। चार्ज कोई था ही नहीं तो 0 0। VMCA की वैल्यू आ गई, पर MCA तो 0 है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा टोटल पेयर का? V/2। V की वैल्यू है 4, 4/2, आंसर आ गया 2। 2 के लिए S की पावर 1, P की पावर 1, 1 + 1 2। बात आई समझ में? आगे ज्योमेट्री मैंने 2 के लिए लिखी थी लीनियर ज्योमेट्री आपके सामने बना भी दी। 180 का बॉन्ड एंगल आ जाएगा और लोन पेयर की वैल्यू 0 है, इसलिए ज्योमेट्री और शेप का आंसर सेम आ जाएगा। बात आई समझ में या नहीं? बता दो।
आ रही है बात समझ में? वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, SO2। देखो अब एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, ये एग्जांपल समझ लो। सल्फर आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन फैमिली में आता है भाई, ओस से टे को। तो जब ऑक्सीजन के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में 6 मिलते हैं तो सल्फर के भी 6 ही मिलेंगे। तो इसलिए V की वैल्यू सल्फर के लिए आ गई है 6। और अगेन O2 लगा है तो नंबर ऑफ मोनोवैलेंट स्पीशीज कितनी? 0 0 0 0। V/2 अपना बन गया है फॉर्मूला 6/2। आंसर आ गया 3। 3 के लिए क्या होती थी? 3 पंखुड़ी का पंखा। देखो भाई 3 पंखुड़ी का पंखा, देखा? बिल्कुल सही बात है, 3 पंखुड़ी का पंखा ऊपर भी आपको दिख रहा है। लेकिन एक बात आज अलग हो गई, क्या कि हम स्ट्रक्चर में देख रहे हैं 2 लिखा है, 2 ही एटम जुड़े हैं, मतलब बॉन्ड पेयर का वैल्यू 2 है, टोटल पेयर का वैल्यू 3 है। तो लोन पेयर कितने आ गए भाई? 1 आ गया है हमारा लोन। अगर 3 की वैल्यू आ गई तो s की पावर 1 हो जाएगी, p की पावर 2 हो जाएगी, 1 + 2 हमारा 3, यहां पे आ रहा है 3। बात समझ में आई? बहुत आसान। तो 3 के लिए ज्योमेट्री होगी, हाइब्रिडाइजेशन होगी, शेप देखो डिफरेंट आ गई ना। लोन पेयर यहाँ पे 0 है क्या? नहीं है, नॉट इक्वल टू 0। अब 2 तो लगाने हैं बॉन्ड पेयर, 1 लगाना है लोन पेयर। ज्योमेट्री आई कुछ ऐसी, देखो 3 पंखुड़ी का पंखा, देखा? देखिए तो एक तरफ तो लगा दिया मैंने लोन पेयर, वैसे डोरेमोन की तरह लग रहा है बट ये है क्या? लोन पेयर। एक लगा दिया लोन पेयर, 2 डाइवैलेंट है इसलिए डबल बॉन्ड दिखाया है। इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखना कि यहाँ पे सर सिंगल बॉन्ड है, हम तो सोच के बैठे थे कि सिंगल ही आएंगे तीनों, ऐसा कुछ नहीं है। डबल बॉन्ड भी हो सकता है भाई, सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करेगा अपने साइड एटम पे कि वो मोनोवैलेंट स्पीशी है या वो डायावैलेंट स्पीशी है। ऑक्सीजन मेरी डायावैलेंट स्पीशी है इसलिए मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। 3 पंखुड़ी का पंखा बन गया। लेकिन अब क्या होगा? रिपल्शन होनी स्टार्ट हो जाएगी। सर आपने तो कहा था कि 100 डिग्री से कम की ही रिपल्शन होगी, अब इस 3 पंखुड़ी के पंखे में आप कैसे रिपल्शन शो कर रहे? तो भाई पहले मैं बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन की बात कर रहा था, अभी मैं किसके बीच में बात कर रहा हूं? लोन पेयर के बीच। देखो अब क्या हुआ है, देखो पहले थे 3 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर है तो बॉन्ड पेयर की रिपल्शन मैं काउंट नहीं कर, क्योंकि 120 के एंगल पे। लेकिन जब लोन पेयर आएगा, लोन पेयर कौन है? डोरेमोन है। डोरेमोन ऐसा हल्का सा तो नहीं आएगा जैसे ग्रीन डॉट आपको लग रहा है, डोरेमोन तो कुछ इस तरीके का है। बॉन्ड पेयर में तो बॉन्ड एंगल 120 होता है, लेकिन जब लोन पेयर आएगी तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हैवी होगी, हैवी होने के कारण वो रिपल्शन लगा पाएगा। बात आई समझ में? थोड़ी बहुत बात आई होगी, इतनी बात ही काफी है, मतलब रिपल्शन हो जाएगी, कहने का मतलब सिंपल वर्ड्स में यही है। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्शन के लिए हम 100 डिग्री वाली चीज नहीं देखेंगे, तो यहाँ पे रिपल्शन हो जाएगी। और रिपल्शन के ऊपर इतनी ज्यादा चर्चा मैं क्यों ही करूं? क्योंकि ये बॉन्ड एंगल जो आना चाहिए था 120, अब ये 120 से बॉन्ड एंगल क्या हो गया? रिपल्शन लग के थोड़ा सा डिड्यूस हो जाएगा। तो हमको नहीं पता कितना होएगा, हर एक मॉलिक्यूल की डिफरेंट रिपल्शन पावर है, तो डिफरेंट डाटा हमको मिलते हैं। बट लेकिन आपको इतनी चीज तो समझ में आनी चाहिए कि 120 से कम हो जाएगा। अब देखो इसकी शेप का नाम देख लेते हैं सर। अब शेप देखनी है तो लोन पेयर को क्या करना पड़ेगा? इग्नोर, क्योंकि शेप का नाम तो सिर्फ बॉन्ड पेयर से ही आता है और बॉन्ड पेयर बचे हैं सिर्फ 2। इसको क्या कह देंगे हम? बेंट शेप भी बोल सकते हैं, एंगुलर शेप भी बोल सकते हैं और वी शेप भी इसको मैं बोल सकता हूं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद करते हैं हम नेक्स्ट एसेंशियल टू। अब देखो, कहे सीता जी सुनो प्रभु, मैं ये क्यों बोल रहा हूं? कहे सीता जी सुनो प्रभु, सुनो सुनो, सुन लिया? क्या सुना? 4 है भाई, कार्बन के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 4 है, तो Sn के लिए भी क्या होगा? 4 ही, वैल्यू 4 आ गई, बिल्कुल सही है। अब देखते हैं साइड एटम Cl है, और मैंने आपको बताया था हेलोजन्स कैसे होंगे, मोनोवैलेंट स्पीशी में काउंट करेंगे, तो इनको हम काउंट करेंगे। Cl कितने हैं? 2, तो हमने बता दिया नंबर ऑफ मोनोवैलेंट स्पीशी कितनी है? 2। बात आई समझ में? बहुत। टोटल पेयर की वैल्यू आ जाएगी V + m/2, कितना हो गया? 6, 6/2 कितना आ गया? आंसर 3। लेकिन बॉन्ड पेयर की वैल्यू तो 2 ही दिख रही है, तो 3 - 2 1 लोन पेयर की वैल्यू। यहां से 3 आया आंसर, तो s की पावर 1, p की पावर 2, आंसर आया 3, आंसर आया 3।
बिल्कुल सही बात है। ज्योमेट्री हमारे लिए क्या आ जाएगी, ट्राइगोनल, प्लेनार, और शेप क्या आ जाएगी, बेंट वी, एंगुलर, वही वाली चीज हुई है। डोरेमोन सबसे टॉप में, 2 Cl नीचे, वी 120 से बॉन्ड एंगल थोड़ा सा डिड्यूस हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, NO2 माइनस। अब देखो भाई, माइनस वाला, चार्ज वाला फर्स्ट क्वेश्चन आया, ये चार्ज वाला थोड़ा सा ध्यान से समझना। O2 लगा है तो M की वैल्यू तो 0 ही हो गई, कोई भी मोनोवैलेंट स्पीशी तो हमको नहीं दिख रही, सिर्फ ऑक्सीजन है एज अ साइड एटम, और ऑक्सीजन हमारा डाइवैलेंट स्पीशी होता है। सर लेकिन यहां पे तो आपने सिंगल बॉन्ड बनाया, भाई होता तो डाइवैलेंट है ना, बात खत्म, तुम यहां पे मत देखो। ऑक्सीजन आए, ऑक्सीजन डाइवैलेंट स्पीशी, क्यों? क्योंकि उसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये डाइवैलेंट है। अगर मैं हेलोजन्स की बात करता हूं, हेलोजन के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में कितने होंगे, 7 होंगे, तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 चाहिए, इसलिए मैं उसको मोनोवैलेंट स्पीशी बोलता हूं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का केस भी ले लेते हैं। हाइड्रोजन में होता है भाई 1s1, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास होता है। अगर मैं इसको एक और इलेक्ट्रॉन दे दूं तो ये हीलियम की नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा, इसीलिए इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है, इसलिए मैं इसको बोल रहा हूं मोनोवैलेंट स्पीशी। बात आई समझ में? मोनोवैलेंट डाइवैलेंट कैसे देखना है, यहां पे नंबर ऑफ मोनोवैलेंट स्पीशी कितनी आ गई है, लेकिन यहां पे ए की वैल्यू आ गई है 1, और अनायन को हम ऐड करते हैं, इसलिए 5 + 1 डिवाइड 2, आंसर आ जाएगा 3, इसलिए हमने बोली s की पावर 1, p की पावर 2, sp2 हाइब्रिडाइजेशन 1 + 2 = 3। बात आई समझ में? बात आ गई होगी समझ में। ज्योमेट्री सर 3 पंखड़ी का पंखा, बेंट वी एंगुलर, कैसे बता रहा हूं मैं बेंट वी एंगुलर? सर हमको तो स्ट्रक्चर्स नहीं आ रही है समझ में, आप डायरेक्ट आंसर क्यों बता रहे हो? क्योंकि भाई बॉन्ड पेयर 2 है, लोन पेयर 1 है, 3 पंखुड़ी के पंखे पे लोन पेयर 1 है, बॉन्ड पेयर 2 है, ए एटम कोई भी लगा, तो ये जो शेप बची सिर्फ बॉन्ड पेयर को देख के, तो ये शेप कैसी बची, वी एंगुलर, या फिर मैं बोल सकता हूं बेंट। बॉन्ड एंगल 120 से थोड़ा सा कम, रिपल्शन शो हो गई। अब सर अब आती है बात, भाई नाइट्रोजन, सर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड क्यों दिखाया, उसकी बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन के पास होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज हो गए, बचा कितना, 1 इलेक्ट्रॉन, और ये माइनस चार्ज किसको दे दिया हमने, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को। कौन था हमारा, ऑक्सीजन। बात आई समझ में? आ गई बात समझ में। चलते हैं NO2 माइनस से NH3 के एग्जांपल। अब देखो नाइट्रोजन में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन सर 5 थे, ये तो सभी मोनोवैलेंट स्पीशी है, हाइड्रोजन 3 के 3 मैं यहां पे लिख दूंगा, कोई भी चार्ज नहीं है तो 0 0, 5 + 3 डिवाइड बाई 2, 8/2 is 4, s की पावर 1, p की पावर 3, 1 + 3 = 4। इतनी बात समझ में आ गई। बॉन्ड पेयर यहां से देखे फॉर्मूले से आया आंसर 3, लोन पेयर माइनस करके देखा 4 - 3 तो आंसर आ गया 1, इसलिए लोन पेयर आ गया है हमारा 1। sp3 मतलब टोटल पेयर 4 हो जाए तो ज्योमेट्री हो जाती है हमारी टेट्राहेड्रल। दिखाया था, ये वाला एग्जांपल दिखाया था, ठीक है, टेट्राहेड्रल। ठीक, टेट्राहेड्रल एक लोन पेयर है सर, एक लोन पेयर कहीं पे भी लगा लूं सभी सेम है, इक्विवेलेंट पोजीशन है सभी। मेरा मन कर रहा है यहां पे लोन पेयर को कर देते हैं, ये कैसा लगा, जस्ट लाइक अ पिरामिड, ये एक पिरामिड बन रहा है, देखो जस्ट लाइक अ पिरामिड, पिरामिड की तरह मुझे दिख रहा है, देखो ठीक है। तो इसलिए इस ज्योमेट्री का नाम तो हो जाएगा टेट्राहेड्रल और शेप का नाम हो जाएगा ट्राइगोनल पिरामिड, और मैंने पिरामिड की तरह यहां पे आपको साइन दिखाया भी है। 107 डिग्री हो जाता है इसका एग्जैक्ट बॉन्ड एंगल की बात करूं, क्योंकि ऊपर एक ही लोन पेयर है। अगर ये 2 लोन पेयर आ जाते, अभी मैं आगे जाके ऑक्सीजन में दिखाऊं, ऑक्सीजन में यहां पे 2 डोरेमोन आएंगे, H2 होंगे, तो 2 लोन पेयर की रिपल्शन, अभी एक से कितना बॉन्ड एंगल कम हुआ, 109 से कितना कम हुआ, 107 हो गया, 2.5 का डिफरेंस आ गया। अगर मैं अभी बात करूं वोटर की, तो वोटर में बॉन्ड एंगल 104.5 का देखने को मिलता है, तो यहां पे 2.5 का फिर से गैप आ जाता है। बात आ रही है समझ में? एक लोन पेयर हमारा कितनी पावर लगा दे रहा है, 2.5 बॉन्ड एंगल से डिक्रीज हो जा रही है। 2 लोन पेयर आए तो 104.5 आ गया।
बात आ रही है समझ में? वेरी गुड। ये सारे आंसर्स आपको अभी तो बोर भी होने लगे हैं सर, जल्दी से एग्जांपल्स खत्म कर दो। नहीं, इतनी जल्दी नहीं। वोटर का एग्जांपल हमने समझ लिया, बस एक बार VMCA देख लेते हैं। 6 आ जाएगा ऑक्सीजन के लिए। नंबर ऑफ मोनोवेलेंट स्पीशी हाइड्रोजन 2 लगे हैं, 2 यहाँ पे मैं दिखा दूंगा। C की वैल्यू भी आ जाएगी 0, A की वैल्यू भी आ जाएगी हमारी 0। टोटल पेयर कैसे निकालेंगे? 6 + 2 डिवाइड बाई 2, 8/2, आंसर आ जाएगा 4। बॉन्ड पेयर आ जाएगा 2 और लोन पेयर भी आ जाएगा यहाँ पे 2। क्यों? टोटल पेयर 4 है, बॉन्ड पेयर 2 है। बात आई समझ में? बिल्कुल। 4 आई है तो S1P3 1 + 3 = 4, 4 और 4। 4 के लिए ज्योमेट्री अपनी फिक्स है, टेट्राहेड्रल, लेकिन 2 लोन पेयर होने की वजह से ज्योमेट्री देखो कौन सी थी? ज्योमेट्री थी ये, 2 लोन पेयर लगे हैं, 2 बॉन्ड मैंने निकाल दिया, बचा क्या? V ही तो कहते हैं हम इसको। देखो एक ही प्लेन में है, V शेप, एंगुलर V या फिर बेंट। तो वाटर की शेप क्या होगी? बेंट V एंगुलर। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3। अगर मैं बात करता हूं ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल। बात आई समझ में? बॉन्ड एंगल मैंने आपको बता दिया था 104.5। अगर आपसे ऐसे एग्जैक्टली बॉन्ड एंगल नहीं पूछा, अगर आपको एग्जैक्टली ना याद रहे, तो ये स्ट्रक्चर बना के आप रिपल्शन शो कर सकते हो। पहले मैंने रिपल्शन सिंगल दिखाई थी। देखो जब मैंने बात करी थी अमोनिया की तो मैंने रिपल्शन दिखाई थी सिंगल, और अभी मैं बात कर रहा हूं वाटर की तो मैंने रिपल्शन दिखाई है डबल, क्योंकि रिपल्शन ज्यादा भी हुई है। कितना बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो गया? देखो 5 डिग्री से डिक्रीज कर गया। 109.5 मिल रहा था, अब 104.5 मिल रहा है। 5 डिग्री का डिक्रीज हो गया है। एक लोन पेयर से 2.5 डिग्री का डिक्रीज हो रहा है। बात आ रही है समझ में? चलते हैं अपनी नेक्स्ट शेक पे, H2S। सल्फर के लिए ओस से टेपो बताया था, ऑक्सीजन फैमिली है तो 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। मोनोवैलेंट स्पीशी हाइड्रोजन 2 लगे हैं, 2 आगे। V की, C और A की वैल्यू 0 आ जाएगी, कोई भी चार्ज हमारे ऊपर नहीं है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है हमारे पास। अगर मैं बात करता हूं टोटल पेयर आ जाएगा 4, बॉन्ड पेयर आ जाएंगे डायरेक्ट हमारे फॉर्मूले से 2, लोन पेयर की वैल्यू भी आ जाएगी 2, क्योंकि टोटल पेयर यहाँ पे 4 आ रहा है। 4 आए हैं तो S की पावर 1, P की पावर 3। ज्योमेट्री आ जाएगी टेट्राहेड्रल शेप, बेंट V एंगुलर, बिल्कुल सेम ही। H2O ही है, यहाँ पे O ही है, ऐसा मान लो, सेम ही सब सेम। देखो बिल्कुल सेम, फैमिली सेम, तो आंसर ये वाला बॉक्स तो सेम है इन दोनों। लेकिन सर बॉन्ड एंगल, मैंने कहा था ना बॉन्ड एंगल पे हम इतना ज्यादा कमेंट नहीं कर सकते। सर अब तो साइड एटम भी सेम है, लोन पेयर भी सेम है, ज्योमेट्री भी सेम है, तब भी आपने यहां पे 104.5 क्यों नहीं लिखा? मैंने क्यों नहीं लिखा? सल्फर तो नहीं है ना, सल्फर का साइज तो डिफरेंट है। तो यहां से बस मैं आपको याद दिला रहा था नाइट्रोजन के केस में कितने होंगे, ऑक्सीजन के केस में कितना होगा। अमोनिया में 1 है तो थोड़ा कम होगा, उसमें ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर है तो थोड़ा ज्यादा डिक्रीज होगा। दैट्स वो तो बस याद करने के लिए था, जिससे कि अभी तुम्हें याद हो गया। दैट्स इट। H2S स्ट्रक्चर डन। OF2, वैसे मैं आपको जूम इन करके सिर्फ OF2 दिखा दूं ना, ये इतनी सारी इंफॉर्मेशन पूछ लूंगा बॉन्ड एंगल तो डर लग सकता, लेकिन अगर अभी पूछूं VMCA के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है? V की वैल्यू सर देख, अब यहाँ पे फ्लोरीन के भी काउंट कर सकते, लेकिन फ्लोरीन 2 लगे हैं, मोनोवैलेंट स्पीशी की तरह एक्ट करेगा। ऑक्सीजन हमारा सेंट्रल एटम होगा तो 6 इलेक्ट्रॉन। बात आई समझ में? बिल्कुल सही। 6 + 2 आंसर आ जाएगा 4। 2 लग रहे हैं बॉन्ड पेयर और 2 फिर आ जाएगी लोन पेयर। बात समझ में आई? हाइब्रिडाइजेशन वही S1P3। ज्योमेट्री क्या आ जाएगी? टेट्राहेड्रल। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ रहा है, टोटल पेयर की वैल्यू 4 आ रही है, टेट्राहेड्रल। सीधी बात है, शेप बेंट V एंगुलर, बॉन्ड एंगल दिस। देखो बिल्कुल सेम ही चीज है, जैसे OH2 लगा हुआ मोनोवैलेंट, बस फ्लोरीन का तो काम क्या था, मोनोवैलेंट स्पीशी तक का, दैट्स इट। बाकी सारा आंसर सेम ही। बात आ रही है समझ में? बिल्कुल सही। SCl2 सर यहां पे भी सेम ही है सर, हम तो बोर हो गए। नहीं देखो डिफरेंट है, एग्जांपल्स हैं सबका, आप खुद लिख के देखोगे। VMCA, टोटल पेयर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर। मैं कहता हूं जब तक आप एक टॉपिक से बोर नहीं हो जाते पढ़ के, तब तक आप उस टॉपिक को सीखे नहीं हो। बात समझ लो? बोर हो रहे हो, होते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 1-2 सेकंड में तभी तो आंसर आएगा जब टॉपिक से तुम बोर हो जाओगे। बात आ रही है समझ में? सही बात। सल्फर
6 इलेक्ट्रॉन, मोनोवेलेंट 2, आंसर आ गया 4, बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर कितना बच गया 2, sp3 टेट्राहेड्रल बेंट वी एंगुलर 109.5 से डिक्रीज हो जाएगा बॉन्ड एंगल। कितना डिक्रीज होगा सर हमको नहीं पता, डिक्रीज हो, ठीक है। लेकिन वाटर और अमोनिया के केस में वो हमारे मेन उसमें हम उनको स्टडी करते हैं, इसलिए डायरेक्टली बॉन्ड एंगल पूछ सकते हैं, इसलिए वो इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए उनकी जानकारी तो यार हमें होनी चाहिए, याद होना चाहिए बॉन्ड एंगल, इसलिए मैंने बता दिया। इनके बॉन्ड एंगल की इतनी दिक्कत नहीं है, 109.5 से कम होगा जी। क्यों होगा कम? रिपल्शन हो रही है जी। किस किस के बीच में हो रही है रिपल्शन? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। दैट्स इट, इतना अगर आता है तो काम चल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं NH2-। अब देखो ऐसा स्ट्रक्चर दिख गया, अब इसके ये तो आप बोर हो चुके हो इसको लिख लिख के बार बार, लेकिन NH2- के लिए भी यही बॉक्स है, वो हमें कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? V की वैल्यू पता होनी चाहिए, M की वैल्यू पता होनी चाहिए, C की A की वैल्यू आ गई है 1, मोनोवेलेंट स्पीशीज हाइड्रोजन लगे हैं 2, नाइट्रोजन के लिए V की वैल्यू आ गई है 5, 5 + 2 + 1 डिवाइड में 2, आंसर आ गया 4, 4 आते ही हाइब्रिडाइजेशन पे मैं कमेंट कर सकता हूं, ज्योमेट्री पे भी कमेंट कर सकता हूं, और शेप तो लोन पेयर को इग्नोर करके पता चलेगी जो कि V आ रही है। बात समझ में आया? बेंट वी एंगुलर 109.5 से कम हो जाएगा, ये मैंने साइन भी पे आपको दिखा दिया, बेंट वी एंगुलर। इसके बाद ClO2-। सर O2 देखते ही मेरा मन किया मोनोवेलेंट स्पीशी को मैं 0 लिख दूं, लिख दे। माइनस चार्ज देख के लगा A की वैल्यू आ गई है 1, और Cl में तो सर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हेलोजन ग्रुप का एलिमेंट है। 7 + 1 डिवाइड बाय 2, आंसर आ गया 4, 2 आ गए बॉन्ड पेयर और 2 बच गए लोन पेयर। 2 का कॉम्बिनेशन आते ही अगर 4 आंसर, तो ये बॉक्स फिक्स है, वही इंफॉर्मेशन आ जाएगी। देखो यहां पे क्या था? मोनोवेलेंट, यहां पे क्या है? डाइवेलेंट। कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बात आई समझ में? बिल्कुल सही बात। इसके बाद करते हैं NF3N5, मोनोवेलेंट है 3 लिखा, कोई भी चार्ज है नहीं है, यहां भी 0 लिखा, यहां भी 0 लिखा। 5 + 3 डिवाइड बाय 2 4, बॉन्ड पेयर कितने? 3 आ गए, लोन पेयर कितने? 4 - 3 करा 1 आ गए, 4 है तो S1P3, ज्योमेट्री क्या आ जाएगी? टेट्राहेड्रल। एक लोन पेयर है सर, ये तो अमोनिया की तरह नहीं है? हाँ बिल्कुल अमोनिया की तरह है, यहाँ पे NH3 भी आप लिख सकते हो। शेप आ जाएगी ट्राइगोनल, पिरामिडल, पिरामिडल बना के आपको दिखाया था, दोबारा दिखाऊं? ठीक, ठीक, देखो ये आ गई है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। एक लोन पेयर हमारा लगा है, तो एक लोन पेयर हटा देते हैं, देखो लगा देते हैं एक लोन पेयर, मतलब एक बॉन्ड पेयर मैंने हटा दिया है। देखो ये किसकी तरह लग रहा है? पिरामिडल की तरह आपको दिख रहा होगा। बात आई समझ में? पिरामिडल, दैट्स इट। ऊपर पे कौन लगा है? लोन पेयर, टॉरिमो। बात सही है? सही। आगे चलते। PCl3, P के लिए नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सभी लोग भिखारी, हमारा देश महान, ठीक है। नेपाल के ग्रुप में आता है, नाइट्रोजन के ग्रुप में आता है, तो 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास होते हैं, 5 ही इलेक्ट्रॉन इसके पास होंगे, 5 आ गए। मोनोवेलेंट हेलोजन है, मोनोवेलेंट की तरह ही काउंट होगा, 3 आ गए। टोटल पेयर 4 आ गए, बॉन्ड पेयर 3 आ गए, लोन पेयर माइनस करके 1 आ गया। हाइब्रिडाइजेशन S की पावर 1, P की पावर 3, S का एक ऑर्बिटल यूज हुआ, P के 3 ऑर्बिटल यूज हुए। बात समझ में आई? ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, शेप ट्राइगोनल, पिरामिडल, सेम। 1 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, ट्राइगोनल, पिरामिडल। 2 लोन पेयर मतलब 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, एंगुलर बेंट V। इस तरीके से आप कोट्स बना सकते। PH3 अगेन सर बोर हो गए हैं बिल्कुल, 5 इलेक्ट्रॉन, मोनोवेलेंट स्पीशी, 4 आंसर आ गया, 3 1 कोड आ गया अपना, ट्राइगोनल, पिरामिडल, सेम शेप। 109.5 से बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा। कितना डिक्रीज हो जाएगा हमें नहीं पता, बट हमें अमोनिया का पता है 160 डिग्री, हमें वाटर का पता है 104.5 डिग्री। बिल्कुल इतने में काम अपना बल्ले बल्ले हो जाएगा भाई, बल्ले बल्ले हो जाएगी। ASS3, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल के ग्रुप में आता है, 5 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। मोनोवेलेंट स्पीशी कितनी है? हाइड्रोजन है 3 मोनोवेलेंट आ गई, टोटल पेयर 4, 3 एक वाला वही, ट्राइगोनल, पिरामिडल, बिल्कुल सही बात। ClO3-, देखो
डायरेक्टली सोच पाओगे ट्राइगोनल पिरामिडल, लेकिन आंसर आते ही ना यहां तक पहुंचते ही आप आगे आपका पेन अपने आप चल जाएगा। बस टास्क क्या है, वीएमसीए का आंसर निकालना। वीएमसीए का आंसर आपने निकाल लिया, आगे आपका हाथ खुद ब खुद चल जाएगा। अगर आपने सारे के सारे ये जितने भी मैंने शेप्स करी है, सर देखने में मजा आ रहा होगा, देखने में समझ में आ रही होगी सारी शेप, लेकिन लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, तभी याद होगी, तभी होगे बोर, तभी आएंगे फुल मार्क्स। बात समझ में आ गई? ठीक है। 7 + 1 आ गया आंसर 4। 3 हमको बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं, एक आ गया है लोन पेयर S1P3 टेट्राहेड्रल, अपनी ज्योमेट्री आ गई है, शेप आ गई है ट्राइगोनल पिरामिडल। 109.5 डिग्री से डिक्रीज हो जाएगा बॉन्ड एंगल। इसके बाद बात करते हैं H3O पॉजिटिव, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होंगे। मोनोवैलेंट स्पीशीज कितनी लगी है? 3। अगर अभी C की वैल्यू आ गई है 1 क्योंकि कैटायनिक चार्ज है इसके ऊपर, तो C तो अपना माइनस होता है, ध्यान से देख लो, जूम इन करके दिखा देता हूं। 6 + 1 देख रहा है विजिबल, वेरी गुड। 6 + 3 - 1, 6 और 3 9, 9 - 1 8, 8 / 2 4। आंसर समझ आ गया? यहां से देखिए 3 क्या आ रही है? बॉन्ड पेयर की वैल्यू। लोन पेयर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। बात समझ में आ गई? आगे हाइब्रिडाइजेशन, इसके बाद 3 और 1 आते ही यहां पे तो आप कर ही दोगे। टोटल पेयर 4 है तो S1P3। ज्योमेट्री हमारे पास आ जाएगी टेट्राहेड्रल, शेप आ जाएगी ट्राइगोनल पिरामिडल। इस कॉम्बिनेशन से आप देख सकते हो ज्योमेट्री आप ड्रॉ कर ही दोगे, डोरेमोन बना ही दोगे। लेकिन एक चीज समझनी है यहाँ पे, अगर कोई चार्ज वाली स्ट्रक्चर आती है तो उसको आप ब्रैकेट करके एक बार चार्ज बाहर दिखा दें, ठीक है? समझ में आ गई बात? वेरी गुड। यहाँ पे पिरामिडल का साइन आप देख सकते हैं, ठीक है? समझ में। SF4 देखो भाई, डिफरेंट ज्योमेट्री आ गई है। बहुत देर से हम टेट्राहेड्रल की ही बात कर रहे थे। टेट्राहेड्रल इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसलिए हम उसकी बात कर रहे थे। अब देख लेते हैं भाई VMCA फॉर SF4। जल्दी से बता दो। सल्फर आएगा ऑक्सीजन, ओस से टेप, बात सही है। सल्फर 6 इलेक्ट्रॉन, मोनोवैलेंट स्पीशीज 4, 6 + 4 / 2 5 आदि। बॉन्ड पेयर की वैल्यू आ गई है 4, लोन पेयर की वैल्यू आ गई है 1। यहां पे भाई समझने का टॉपिक अपना स्टार्ट हो जाता है। क्या तो टॉपिक समझने का स्टार्ट होगा देखते हैं। पहले तो ज्योमेट्री में तैयार कर लेता हूं अपनी। ये रही ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री आपके सामने दिख रहा है। 3 पंखुड़ी का पंखा देखो, ऊपर एक्सियल, ये 3 पोजीशन इक्वेटोरियल, ठीक है? समझ में आ गई ज्योमेट्री। अब देखो समझते हैं कि 4 तो बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है। एक बात समझ लेना, ये ज्योमेट्री के लिए जब भी लोन पेयर निकालना हो तो मैं इक्वेटोरियल पोजीशन से रिमूव करूंगा। बात आई समझ में? इक्वेटोरियल पे कोई भी रिपल्शन हमको मिनिमाइज चाहिए, और लोन पेयर में तो रिपल्शन वैसे ही ज्यादा होती है। इसके पास तो रिपल्शन पहले ही इतनी ज्यादा है बॉन्ड पेयर के केस में ही। तो इन 2 पोजीशंस पे अगर मैंने लगा दी व्हाइट वाली पोजीशन, तो दिक्कत आ जाएगी, रिपल्शन बहुत ही ज्यादा हो जाएगी, भयंकर अनस्टेबल हो जाएगा भाई मेरा मॉलिक्यूल। तो भयंकर अनस्टेबल मेरे को नहीं बनाना अपने मॉलिक्यूल को। तो कहां पे लगाएंगे सर? हम 3 पंखुड़ी के पंखे पे लगाएंगे। लोग 1 आया है, 1 भी यहीं लगेगा, इक्वेटोरियल पोजीशन। देखो ये शेप मिली है हमें, ये शेप जो आपको दिख रही है, इधर कोई बॉन्ड नहीं है। देखो मेरे हाथ की तरफ कोई बॉन्ड नहीं है, ये है सिंपल शेप। आई समझ में? इसको हम कहते हैं सीसॉ। क्या शेप कहते हैं इसका? शेप का नाम क्या होता है? सीसॉ। अब आपको के की तरह ये दिख रहा होगा। देखो जिस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ किया है उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको दिखने की कोशिश अगर करोगे तो दिख जाएगा। देखो यहाँ पे अगर कलर कॉन्ट्रास्ट हो रहा हो, ठीक है, दिखने की कोशिश दिख ही गया होगा, ठीक है। तो अगर सीसॉ की बात कर लेते हैं, 90 से थोड़ा सा कम हो जाएगा 120, यहाँ पे बॉन्ड एंगल रिपल्शन हो जाए। बात आई समझ में? समझ में बात आ गई सर। TBP भी हमको समझ में आ गई। SCl4 बिल्कुल सेम ही बनेगा। कैसे बनेगा सर? सल्फर है 6, Cl4 है 4, आंसर आ गया 5। बॉन्ड पेयर थे 4, 4 और 1, कोड क्या बन गया? TBP सीसॉ। 90 से कम 120, बिल्कुल सेम, ठीक है भाई। TeCl4, Te का भी आंसर आ जाएगा। उस से टेपो 6, 4, 5, 4, बॉन्ड पेयर का आंसर। लोन पेयर 1, sp3d
ज्योमेट्री TBP, शेप सीसॉ, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री से कम और 120 से भी थोड़ा सा कम। ICL3, अब देखो इसके अंदर सेम ज्योमेट्री में दो लोन पेयर निकालने, सेम ज्योमेट्री देखो आप VMCA कर देना अप्लाई, VMCA आ गया। अब दो इलेक्ट्रॉन, दो लोन पेयर निकालने, दो लोन पेयर मैंने निकाल दिया, बचा क्या, ये टी शेप। बात आई समझ में, इसको टी शेप क्यों बोलते हैं, टी शेप। अगर हम ट्राइगोनल बाय पिरामिडल में से दो लोन पेयर होंगे और दो लोन पेयर निकालेंगे तो बचेगा क्या, टी शेप। अभी मैंने आपको ज्योमेट्री में भी दिखा दिया था, टी शेप इसका नाम आ जाएगा, ज्योमेट्री आ जाएगी TBP, SP3D। देखो यहां पे भी हम वही चीज अप्लाई कर सकते हैं, S1P3 D1, 1 + 3 4, 4 + 1 5, आंसर भी क्या आ रहा था 5, ये अपना चलेगा। देखो S के पास एक ही ऑर्बिटल होता है, P के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, इसलिए हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तक SP3। अब कोई बच्चा कहे सर 5 के लिए SP4 क्यों नहीं लिख देते, क्योंकि इसके पास ऑर्बिटल नहीं है। तो नेक्स्ट कौन है, SPD, D ऑर्बिटल कर लिया हमने यूज। अगर हमको कोऑर्डिनेशन नंबर 5 चाहिए तो D का एक ऑर्बिटल कर लेंगे यूज। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 चाहिए तो D के 2 ऑर्बिटल कर लेंगे। अभी हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी आने वाला है, तो आप देखोगे कि SP3D2 आ जाएगा। बात आई समझ में, बिल्कुल सही। 90 डिग्री से कम हो जाएगा, ये 90 डिग्री आपको दिख रहा है पर ये 90 डिग्री से रिपल्शन लगने के बाद कम हो जाएगा। बात आई समझ में, बिल्कुल सही। यहाँ पे भी देखो IF3 बिल्कुल सेम है, यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ से आंसर निकालेंगे, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 5। यहाँ से डायरेक्ट 3 हमको दिख रहा है, बॉन्ड पेयर की वैल्यू आ जाएगी 3, लोन पेयर 5 - 3 करके आ जाएगा 2। अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो SP3D, इसके बाद ज्योमेट्री की बात करें TBP, शेप की बात करें T शेप, बॉन्ड एंगल हमारा 90 डिग्री से कम हो जाएगा, रिपल्शन यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं CLF3, बिल्कुल सेम ही है सब कुछ। इसके बाद बात करते हैं XCF2। सर तीन लोन पेयर, पर एक चीज देखो, 3 लोन पेयर कहाँ आए, 3 पंखुड़ी के पंखे। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके लिए, बाकी सब तो आप कर ही लोगे। समझ में आई बात, बिल्कुल सही। M की वैल्यू आ गई है यहाँ से 2, मोनोवेलेंट है, 8 + 2 5 आ जाएगा हमारा आंसर। इसके बाद अगर मैं बॉन्ड पेयर की वैल्यू की बात करूं तो 2 ही आएंगे, तो 3 आ गए हैं लोन पेयर, 3 पंखुड़ी का पंखा। तो जो बच गया है वो कैसा है, लीनियर। अगर मैं सिंगल, ये टी शेप का एक लोन पेयर बचा हुआ था, अगर इसको भी मैं रिमूव कर दूं, लीनियर ही तो बच गई। बात समझ में आ रही है, ज्योमेट्री हमारी TBP ही रहेगी, लेकिन शेप क्या आ गई है, लीनियर, लोन पेयर नॉट इक्वल टू 0, तो ज्योमेट्री भी शेप के नॉट इक्वल ही आएगी। बॉन्ड एंगल कितना आ जाएगा इनमें, नो डाउट 180 का बॉन्ड एंगल आ जाएगा। देखो बॉन्ड एंगल ही एंगल देखने वाले हैं बिटवीन 2 बॉन्ड्स, आंसर आ जाएगा 180 डिग्री। बात समझ में आ रही है या नहीं, बात आ गई। I3 नेगेटिव, इसी के अंदर हमारा एक आई बिहेव कर रहा होगा सेंट्रल एटम की तरह और बाकी के 2 बिहेव कर रहे होंगे एज अ साइड एटम, और ओवरऑल चार्ज हमारा नेगेटिव है। अब इसके ऊपर आपको VMCA अप्लाई कर देना है। अब I के लिए V की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, तो बाकी के 2 आयोडीन क्या करेंगे, साइड एटम, ये दोनों मोनोवेलेंट है, हेलोजेंस हैं, तो आंसर आ जाएगा 2, और नेगेटिव चार्ज के लिए 1। अब 7 + 2 + 1 आंसर कितना आ जाएगा 10, 10 को मैं डिवाइड कर दूंगा 2 से, आंसर आ जाएगा 5। टोटल पेयर का आंसर आ गया है 5। यहां से पता चला हमें बॉन्ड पेयर तो 2 ही है, तो बाकी के 3 लोन पेयर। ज्योमेट्री TBP में अगर 3 लोन पेयर लगाने हैं, कहां पे लगाऊंगा, अगर कोई चार्ज है तो ब्रैकेट लगा के शेप पे नेगेटिव चार्ज लगाना ना भूलना। अगर आप बोर्ड्स के स्टूडेंट हो तो मैं लिखने का आपको एक तरीका बता रहा हूं, अगर नीट के हो तो डायरेक्टली बस आपसे ये 4 चीजें ही पूछने वाले हैं, इनसे अलग कुछ भी नहीं पूछने वाले। इसके बाद बात करते हैं ICL2 नेगेटिव, ये भी I3 नेगेटिव की तरह ही है तो दोनों साइड एटम हेलोजन ही ना। बात समझ में आई, फॉर्मूला तो सेम ही बना, 10/2, आंसर बिल्कुल सेम आ जाएंगे। लीनियर हमारी शेप आ जाएगी, ज्योमेट्री आ जाएगी TBP। इसके बाद ICL5 की बात कर लेते हैं। देखो I 7 इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल में, Cl अपने मोनोवेलेंट ही होगा, तो 5, 7 + 5 12 होगा, 12/2 2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6। बॉन्ड पेयर हमारा फॉर्मूले से आ जाएगा 5, 6 - 5 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, एक लोन पेयर निकालना है, कौन सी पोजीशन से निकालूं। अगर आपको याद है ये ज्योमेट्री, तो मैंने आपको इतना तो बता ही दिया था, सभी पोजीशन इक्विवेलेंट है, तो कहीं से भी निकाल लो। मेरा मन है इसको नहीं निकालने का, मैं इसको निकाल देता हूं, तो ये ज्योमेट्री बच गई है मेरे पास।
ये कैसी, ये बच गई। ये भी तो पिरामिड बना सकते हैं, बात समझ के देखो, पिरामिड बन सकते हैं, बन सकते, लेकिन अब की बार ट्राइगोनल पिरामिडल नहीं है, स्क्वायर पिरामिडल है, क्योंकि 4 है। अगर ये 3 पंखुड़ी पे पिरामिडल होता तो हम कहते ट्राइगोनल पिरामिडल, अभी तो 4 पंखुड़ी के पंखे पे पिरामिड है भाई। बात समझ में आई? तो हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर पिरामिडल बोलेंगे। बात समझ में आई या नहीं? और बॉन्ड एंगल इनके बीच में 90 डिग्री का हुआ करता था, अब बॉन्ड एंगल 90 डिग्री से थोड़ा सा कम हो जाएगा। सभी में बॉन्ड एंगल 90 था, अब यहाँ पे लोन पेयर आ गया नीचे की तरफ, तो यहाँ पे रिपल्शन लगेगी। रिपल्शन लगने के बाद ये वाले बॉन्ड एंगल देखो, ये वाले बॉन्ड एंगल थोड़ा सा इधर की तरफ मूव कर जाएंगे। अगर नीचे की तरफ लोन पेयर है तो रिपल्शन होगी, रिपल्शन होके ये बॉन्ड एंगल इधर की तरफ मूव कर जाएंगे, तो इसलिए मैं लिख रहा हूं 90 डिग्री से कम आ जाएगा बॉन्ड एंगल। इसके बाद BRF5 में भी सेम स्क्वायर पिरामिडल, क्योंकि आंसर अपने सेम आए हैं, आंसर सेम आए हैं, आप कर लोगे। इसके बाद बात कर लेते हैं IF5 की। IF5 में भी बिल्कुल सेम आंसर्स आएंगे आपके, लेकिन आपको खुद से लिख के देखना है। मेरे को तो खूब प्रैक्टिस है, आपको करनी है। आपको करना है नीट का पेपर क्लियर, आपको करना है जेई का पेपर क्लियर, आपको ही बोर्ड्स में ये शेप्स लिख के दिखानी पड़ेगी। इसके बाद XCF4 में कुछ नहीं हुआ सर, जैसे यहाँ पे लोन पेयर 1 था, यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे तो लोन पेयर की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब एक लोन पेयर मैंने यहाँ से निकाल दिया, दूसरा लोन पेयर मैं इससे अपोजिट साइड से निकालूंगा, तो ही एक लोन पेयर यहां की तरफ आ जाएगा और एक लोन पेयर इस तरफ को आ जाएगा। बात आई समझ में? एक लोन पेयर इधर आ जाएगा, एक लोन पेयर इधर, तभी इन दोनों के बीच में रिपल्शन कम होगी। अगर मैं लोन पेयर 90 डिग्री के एंगल पे नहीं लगा सकता, मैं 180 डिग्री के एंगल पे लगाऊंगा। बात आई ना समझ में? बात आ गई भाई समझ में? तो इस शेप को हम क्या कह देंगे, ये एक प्लेनार है, लेकिन है कौन सा इस बार, स्क्वायर प्लेनार। 3 पंखुड़ी का पंखा नहीं, 4 पंखुड़ी का पंखा आया है, तो स्क्वायर प्लेनार हम इस स्ट्रक्चर को बोल देंगे। समझ में आया होगा? इधर भी एक बॉन्ड पेयर था, इधर भी एक बॉन्ड पेयर था, तो ये बन रही थी ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में से मैंने 2 लोन पेयर रिमूव किए हैं, 2 लोन पेयर आ गए हैं, तो 2 बॉन्ड पेयर रिमूव किए हैं। कहां से रिमूव किए हैं? अपोजिट डायरेक्शन से। तो जो ये बच गई है ज्योमेट्री, अगर मैं इसको देखता हूं तो ये प्लेनार है, स्क्वायर प्लेनार है, 4 बॉन्ड पेयर, तो इसलिए हम स्क्वायर बोल रहे हैं। तो स्क्वायर प्लेनार 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा। क्यों? क्योंकि ये अगर इसको नीचे वाला लोन पेयर अगर इस पर रिपल्शन लगाएगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन ऊपर भी लोन पेयर है, वो भी इस पर रिपल्शन लगाएगा तो ये नीचे की तरफ, ये सेंटर में ही रहेंगे, तो ये इसके बीच में हमारी कोई भी रिपल्शन नहीं होने वाली। और इन चारों के बीच में तो आपस में पहले ही इक्विवेलेंट रिपल्शन है, इधर से भी इतनी रिपल्शन मिलेगी, इधर से भी इतनी, तो ओवरऑल इसका बॉन्ड एंगल कितना रहेगा? 90 डिग्री। 2 लोन पेयर होने के बाद भी इक्वल एंड अपोजिट रिपल्शन है, जैसा कि मैंने यहां पे भी दिखाया, इक्वल एंड अपोजिट रिपल्शन है, तो इसका बॉन्ड एंगल 90 डिग्री से कम नहीं, 90 डिग्री के इक्वल ही आने वाला है। और इसके बाद बात कर लेते हैं ICL4। सेम 2 लोन पेयर यहां पे आ गए हैं, रिपल्शन इक्वल एंड अपोजिट है, तो 90 डिग्री रहेगा। स्क्वायर प्लेनार हमारी शेप का नाम हो जाएगा। इसके बाद XCF6 भाई पेंटागोनल बाय पिरामिडल की ज्योमेट्री आई। जैसे अपनी अभी 4 पंखड़ी के पंखे पे ऊपर नीचे बॉन्ड लगाए थे, देखो समझते लोच, देखो ये 3 पंखड़ी का पंखा, ऐसे ही 5 पंखुड़ी का पंखा आ जाएगा और ऊपर भी बॉन्ड नीचे भी बॉन्ड। बात आ रही है समझ में? अब आ गई आपको समझ में? 5 पंखुड़ी का पंखा, ऊपर भी बॉन्ड नीचे भी बॉन्ड, तो इसको बोलते हैं SP3D3 पेंटागोनल। 5 पंखुड़ी का पंखा, ऊपर भी पिरामिडल नीचे भी पिरामिडल, तो बाय पिरामिडल। तुमको समझ में आ गया होगा। अगर मैं एक लोन पेयर यहां लगा देता हूं तो इस शेप को याद कर लेना, वैसे इतना हाई लेवल नहीं आता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 7 मतलब टोटल पेयर अगर 7 आ जाते हैं, ये अपने पास क्वेश्चन नहीं आते, बट एक एग्जांपल करना तो इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए शेप याद करना। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बोलेंगे इसे। बॉन्ड एंगल अपना आ जाएगा 72 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, रिपल्शन होगी बट कोई बात नहीं, आपको इनसे जस्ट लेस दिखा देना है, दैट्स इट। आपको पता है रिपल्शन होगी, एक ही साइड से रिपल्शन है, कोई इक्वल एंड अपोजिट नहीं है, तो कैंसल आउट नहीं होगी, रिपल्शन थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन बस आइडिया होना चाहिए। बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन तो आपके लेवल में नहीं ही पूछेंगे,
पूछ सकते हैं क्या sp3d3 की ज्योमेट्री क्या आ सकती है, पूछ सकते हैं इसका शेप क्या आ सकता है अगर एक लोन पेयर आ जाए तो। बात समझ में आई? सो बस आज की क्लास में इतना ही। हमने सारी की सारी शेप्स कर ली हैं। VMCA को जाके रिवाइज करना एंड थैंक यू। आपको अगर अच्छी लगी है वीडियो तो आपको पता है क्या करना है, अपने जिगरी को शेयर करनी है। बाकी लाइक सब्सक्राइब बेशक से मत करो, अपने जिगरी को कर दो शेयर, जल्दी से हो जाएगा उसका भी। VMCA से सारी शेप कर लेगा वो, और एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं होगा गलत। हर बार क्वेश्चन आता है नीट में, इस साल भी क्वेश्चन आया था शेप ज्योमेट्री पे, अगले साल भी आएगा, हर साल क्वेश्चन आया। आप एग्जाम उठा के देख सकते हो, और सेम फॉर जेई। सो ओके, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं। यो।